नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सरकार हर मोर्चे पर कुछ ना कुछ राहत जरूर दे सकती है। खासकर एक बड़ा जो धड़ा है वो लोन पर काफी हद तक आश्रित है। उसको लगता है सरकार उसके लोन के बोझ को इस बार कुछ कम करे, लेकिन क्या ये मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, कैसे ये जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकती है, इसी पर आज हमारी खास चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोन के मोर्चे पर क्या कुछ बोझ कम करेगी सरकार। इसी पर चर्चा करने के लिए दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। लोन टैप के फाउंडर सत्यम कुमार हमारे साथ हैं, क्रेडिट बी के सीईओ मधुसूदन एकम्बरम हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत हम स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। चुनावी साल में 2 बार बजट पेश होता है, हम सबको मालूम है। अंतरिम बजट साल की शुरुआत में था, फिर मोदी 3.0 का पहला बजट अब जब ये पेश होगा तो डेफिनेटली उम्मीदें तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी होगी? सत्यम, हम आपसे अगर पहले जानना चाहें, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है टैक्स के मोर्चे के साथ साथ लोन के फ्रंट पर भी कि कुछ ना कुछ रियायत सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब तो सरकार शायद 10 साल के बाद ऐसे कोई कदम उठा सकती है जिससे कि जो घर खरीदार है उनको कुछ राहत मिले और वो थोड़ा और ज़्यादा उत्साहित हो। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के बजट से? नमस्कार स्वाति जी, थैंक यू इस प्रोग्राम पे कॉल करने के लिए। और अगर हम देखें तो एक तरह से ये जो बेसिक लिमिट जो इंटरेस्ट डिडक्शन की जो होम लोन पे है वो 2 लाख पे कई सालों से अटका हुआ है। और पिछली राहत जो है तकरीबन 10 या 12 साल पहले मिली थी, जब वो 1.5 से बढ़ करके 2 हुआ था। तो और उसके बाद से अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखें या जनरल होम लोन का एवरेज टिकट साइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो इसमें उम्मीद है कि हर एक सैलरीड हो या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स हो, सब लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि घर का जो है थोड़ी सी सहूलियत हो जाए उनको घर परचेज करने में। और एक्सपेक्टेड है कि 2 से 5 लाख रुपए के बीच में कहीं पे भी जा करके एक राहत का अमाउंट आएगा। देखते हैं कि इसमें क्या पोजीशन चेंज करती है सरकार। बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है, वो पीएमएवाई के अंदर में जो घर का जो लिमिट है उसकी भी एनहांसमेंट की बात हो रही है, जिससे कि क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फोकस है सरकार का जो नए घरों का प्राइम मिनिस्टर योजना में नए घर बनाना, और वहां पे भी एक तरह से राहत की उम्मीद है, जहाँ पे कि उसकी जो स्लैब है वो तकरीबन अभी जो 45 लाख से है उसको बढ़ा करके 65 के आसपास ले जाने की जो बात हो रही है। तो उससे लोगों को वापस से जो है सस्ते घर मुहैया हो पाएंगे फ्रॉम डेवलपर कम्युनिटी से। तो ये 2 एस्पेक्ट है जो कि हम हमारे जैसे कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिसपे कि टैक्सेशन का रिबेट कहीं पे डेवलपर को और कहीं पे इंडिविजुअल को मिलता है, और दोनों अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट ओनरशिप की कॉस्ट को कम करता है। तो ये 2 बड़ी उम्मीदें हैं जो कि आम वर्ग लगा करके रखा है सरकार से। देखते हैं 23 के पिटारे से क्या क्या निकलता है। बिल्कुल, तो बजट के पिटारे से क्या क्या निकलता है इसमें सबकी दिलचस्पी है। और अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, या फिर आपके ऊपर जो ब्याज का बोझ है उसको कम करने की बात जब आती है तो डेफिनेटली नज़रें फाइनेंस मिनिस्टर पर होंगी और ये उम्मीदें होंगी कि कुछ तो रियायत मिले इस बार सरकार की तरफ से। लेकिन जानना ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, वो बेनिफिट चाहते हैं, वैसे ही कुछ जो रियायतें हैं वो फिनटेक भी चाहता है। मैं मधु आपसे जानना चाहती हूँ, एक जो लेंडर्स हैं या फिनटेक्स हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार के बजट से? आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीदें आपकी पूरी होंगी? सबसे पहले स्वाति जी, सबको नमस्कार। देखिए, पहला बात, सारे जो लेंडर्स हैं या फिनटेक्स का जब बारे में बात करते हैं तो ये सारे लोग पहले ऑलमोस्ट 6 या 7 साल पहले या 8 साल पहले इन्होंने अपना कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब उनका धंधे को उन्होंने शुरू किया था। उस टाइम में जो वीसी इन्वेस्टर्स या जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से जो इन्होंने पैसा उठाए थे, उस टाइम का ये फ्लेवर था कि इनका जो होल्डको कंपनी, मतलब इनका जो होल्डिंग कंपनी है वो थोड़ा देश से बाहर रहे, मतलब भारत से बाहर रहे। यूएसए या सिंगापुर इसका थोड़ा बहुत काफी फेवरेट लोकेशंस था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फिनटेक्स ने अपना हेड ऑफिस बना के और इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि बात ये था कि सारे ऑपरेशंस इंडिया में थे,
सिर्फ उनका होल्डिंग कंपनीज जो भी है वो बाहर थे। अब 5 साल 6 साल होने के बाद सबको ये आ गया कि इंडिया में आईपीओ करना है इन सब कंपनीज को, क्योंकि इनका ऑपरेशंस यहाँ पे है और बाहर का जो इन्वेस्टर्स है उनको भी इंडिया के ऊपर काफी सारा बहुत बड़ा भरोसा आ गया कि यहाँ पे इन कंपनियों को लिस्ट करवाना काफी एक अच्छा ये रहेगा, इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। तो इसके लिए काफी सारे कंपनी आजकल एक घर वापसी या रिवर्स फ्लिप जो बोलते हैं हम लोग, रिवर्स फ्लिप माने जो फॉरेन से इंडिया में आके पूरा इंडियन कंपनी बन जाना, तो इसको हम एक रिवर्स फ्लिप बोलते हैं। तो ये प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये प्रोसेस बोलने के लिए तो थोड़ा आसान लगता है कि मतलब जो बाहर का होल्डिंग कंपनी है वो अभी इंडिया में आके ऑपरेट करेंगे या इंडिया का होल्डको बन जाएंगे, बट इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी और कम्बरसम और काफी कॉस्टली है। यहाँ पे कोर्ट से हर एक रेगुलेटर से इसका अप्रूवल मिलना जरूरी है, और उसके बाद यहाँ पे काफी सारा टैक्स भी लग सकता है जब रिवर्स फ्लिप करके आते हैं। तो एक काफी मांगे हैं फिनटेक से ही नहीं, बट हालांकि सारे स्टार्टअप वर्ल्ड से एक मांग गई हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कि ट्रीटी बेनिफिट जो बोलते हैं जहाँ पे आसानी से हो जाए ये रिवर्स मर्जर, ताकि ये इंडिया में आके इंडिया में लिस्ट करे। तो वो ट्रीटी बेनिफिट मांग बहुत जोर से किया गया है। काफी सारा इंडस्ट्री बॉडीज ने भी इसके ऊपर कदर करके चिट्ठी लिखी है एफएम और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो ये एक बहुत बड़ा उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस आ जाए या कुछ एक ट्रीटी बेनिफिट्स पास ऑन करे जहाँ पे ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है इस या उम्मीद है इस बजट में कुछ इसका कुछ कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा बोल के। डेफिनेटली। तो ये कुछ एक बड़ी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं मधु भी, जो फिनटेक इंडस्ट्री बेसिकली लेंडर्स हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई है कि कम से कम बजट में इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट मैं इसी पर सत्यम आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली जो एमएसएमईज हैं, जो मीडियम जो उद्यमी हैं, उनके लिए आपको क्या, जो सेक्टर है बेसिकली उनके लिए क्या खास अभी करने की ज़रूरत है? क्योंकि इस पूरे सेक्टर में लोन की डिमांड भी बढ़ी है, पर क्या उतना किया गया है, उतना मिला है जितने की ज़रूरत रही है? स्वाति जी, अगर देखेंगे तो एमएसएमई में जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अनकोलेटरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उनके लिए कोलेटरल प्रोवाइड करना आसान नहीं होता है। और इस सेगमेंट को देखें तो एक तरह से बैंक की नज़रों में ये परहेज का नजर रहा है, डिस्पाइट कि इतने समय से लगातार सरकार का इस पे फोकस आ रहा है। और बैंकों ने इसके अंदर में थोड़ी सी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन किया था जब दोनों सीजीटी एमएसएमई की जो गारंटी जो सरकार से आई थी उसकी वजह से काफी इसमें थोड़ा सा पेनिट्रेशन बढ़ा था, जो कि वो गारंटीज की हमारे एक्सपेक्टेशन है कि और एक्सटेंड और ब्रॉड बेस दोनों ही करने की जरूरत है उससे, ताकि उनकी जो है मतलब 10 से 50 लाख तक की फंडिंग जो है उसमें आसानी से हो जाए। तो वहां पे एक उम्मीद है। दूसरी है क्या कि अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दो सालों में लगातार जो है बैंक की जो लेंडिंग रेट्स है वो भी काफी फर्म हुई है, और उसका दूसरा रिलेशन डायरेक्टली इन्फ्लेशन के साथ भी है। और आरबीआई चूंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है तो इसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट लगातार फर्म रहा है, और अभी के भी अगर हम इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे तो वो भी ऊपर की तरह सिर उठाता हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक तकलीफदेह सिचुएशन है, और जनरली आरबीआई की तरफ से इसमें इनिशिएटिव ली जाती है क्योंकि वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। बट देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सीजीटी एमएसएमई के तहत या किसी और तरह से काउंट एक्सटेंडेड गारंटी अगर गवर्नमेंट अपने एंड से करके अगर बनाती है, जैसे पहले भी नीति आयोग ने किया है, तो वहां से एक फायदा हो सकता है एमएसएमईज को, जो कि बहुत ही जरूरत है। अगर हम देखें तो तकरीबन अभी भी अगर मतलब 200 से 300 मिलियन लोग उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, और एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है एमएसएमई सेक्टर का। तो उसके लिए ये जरूर राहत की जरूरत है, क्योंकि दे आर नॉट येट आउट ऑफ वुड्स जो बोल सकते हैं, वो बाहर निकले नहीं है। सिचुएशन अभी भी बड़ा ही फ्लूडिक रहा है उनके लिए, और हर एक तरह से मतलब सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहा है, कभी उनके पास कभी क्रेडिट कंस्ट्रेंट रहा है। और जस्ट अभी वो मतलब कोविड के पीरियड से निकल के खड़े ही हो रहे हैं, और इसमें थोड़ी कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि गारंटी स्कीम्स को एक्सटेंड करके और उसको बढ़ा करके उसको वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाएगा।
और दूसरा, जैसा कि हमने बोला कि इस सेगमेंट में एनबीएफसीज और स्मॉल इंस्टीट्यूशंस के काफी हाथ रहे हैं, फिनटेक्स के भी काफी हाथ रहे हैं यहाँ क्रेडिट मुहैया कराने में। तो एक इस तरह से भी मांग की जा रही है कि जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया है फॉर सपोर्टिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, उसी तरह से जनरल एनबीएफसीज के लिए भी इस तरह की कोई फैसिलिटी दी जाए, ताकि जो जो क्रेडिट स्क्वीज जो टाइम टाइम पे होते रहता है एनबीएफसी को, एक थोड़ा उसमें कंटिन्यूटी रहे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सही रहे, ताकि वो उस तरह की कॉस्ट पे कस्टमर को, एमएसएमईज को पास ऑन किया जा सके, ताकि वो उसको अपने डेवलपमेंट, अपने वर्किंग कैपिटल कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये दो चीजें देख रहे हैं वहाँ पे, एक गारंटीज को एक्सटेंड करने की, और दूसरी ये भी प्रपोजल की गई है कि आप एक एनएचबी की तरह एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन देखिए, जो कि इसको क्रेडिट मुहैया कराते रहे टाइम टाइम पे, इंडस्ट्री की नीड के बेसिस पे। तो ये दो चीजें वहाँ पे मायने बिल्कुल। रखेंगे, मतलब देखने लायक है कि इस पे क्या डेवलपमेंट आती है। जी, इनफैक्ट मधु, हमारे देश में बहुत सारा एक ऐसा धड़ा भी बन रहा है जो कि बहुत छोटे लोन लेते हैं। अब क्योंकि छोटे लोन मिलने भी इतने आसान हो गए हैं, तो उनके कंज्यूमर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। क्या इस मोर्चे पर कुछ राहत आपकी तरफ से नजर आ रही है कि हाँ, जो स्मॉल टिकट साइज लोन होते हैं वहां पर थोड़ा बहुत बोझ कम किया जा सकता है, और कैसे? हाँ, देखिए स्वाति जी, ये जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो मास मिडिल क्लास जो हम लोग बोलते हैं, या मिड इंडिया या मिडिल इंडिया जो बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रमाण का एक पॉपुलेशन है। तो वो लार्जली अंडर बैंक्ड या अंडर सर्व्ड है, जिनके पास, उनको जो हम लोग थिन फाइल्स या न्यू टू क्रेडिट बोलते हैं, ऐसे पॉपुलेशन अपना देश में काफी लोग हैं। और इनको एक बैंकिंग इंक्लूजन में लेके आना एक बहुत बड़ी काम बाकी है इंडिया में। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके इनको बैंकिंग के एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना काफी बड़ी बहुत नीड है आज का दिन का। अब इस पर्टिकुलर काम में थोड़ा फिनटेक्स ने काफी बड़ा मात्रा में गेम कर रहे हैं, इन द सेंस का वो लोग दे आर प्लेइंग ए लार्जर गेम। क्या है कि यहाँ पे जो न्यू टू क्रेडिट जो लोग रहते हैं, जो डिजिटल लेंडिंग के आके वहां से छोटे लोन्स लेते हैं, जो 50,000 के अंदर रहता है, 30,000 रहता है या 40,000 रहता है, तो ऐसे लोग बैंक से अंडर सर्व्ड है, तो उनको फिनटेक्स आजकल सर्व कर रही है। अब दो इश्यूज आते हैं ये सेगमेंट में। एक है कि काफी सारा जो लोन का प्रोसेस रहता है, जैसे प्रोसेसिंग फी के ऊपर एक जीएसटी लगता है, और स्टैम्प ड्यूटी लगता है। जो भी एक लोन कोई एनबीएफसी या बैंक किसी ग्राहक को देते हैं, तो उनके साथ जो अग्रीमेंट होता है, लोन अग्रीमेंट, उसके ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी लगता है। इनका जो मिनिमम प्राइसेस और या मिनिमम रेट्स जो लगाया हुआ है, वो एक काफी बड़ा प्रमाण में अगर लोन लेते हैं तो उसका ज्यादा असर नहीं दिखता है। यानी कि अगर आप 1 लाख या 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो ये स्टैम्प ड्यूटी या ये जीएसटी जो लगता है, वो एक काफी छोटा प्रमाण लगता है, या एक परसेंटेज बेसिस में देखेंगे तो काफी कम लगता है। हालांकि अगर ये लोन्स जो छोटे रहते हैं, या 20,000 30,000 के जो लोन रहते हैं, उसके ऊपर मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी या जीएसटी जो प्रोसेसिंग फी या फोरक्लोजर्स पे जो लगते हैं, उसका अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, लोन अमाउंट का परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, तो काफी भारी पड़ जाती है ग्राहकों के ऊपर। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिबेट लेके आना एक मांग किया गया है। अभी एक ये भी है कि बहुत आरबीआई के साथ पास भी एक मांग गई हुई है, सारे एक फिनटेक बॉडीज से थ्रू ये एक मांग गई हुई है। देखते हैं अगर इसके ऊपर एक कोई भी सफलता या फल मिलता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि एक पीएसएल बोलते हैं, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आज के दिन में थोड़ा लोन्स को पीएसएल के अंडर क्लासिफाई हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस मतलब जो रूरल या गांव में या छोटे छोटे गांव में जो रहते हैं, वैसे कस्टमर्स को हम माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स बोलते हैं। तो उन लोगों को जब लोन दिया जाता है, उस लोन्स को पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोला जाता है। या एमएसएमईस को, जो अभी सत्यम जी कदर कर रहे थे, जहाँ पे उद्यम बैक्ड है, तो वैसे लोन्स को भी एक पीएसएल कैटेगरी मिल जाता है। बट जो मास इंडियंस है, उनको आज का डेट में जो फिनटेक्स के द्वारा ये जो छोटे लोन का जो इस्तेमाल करते हैं, उनको आजकल वो पीएसएल के स्कीम के अंदर उसको कैटेगराइज नहीं किया गया। अगर उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन या बैंकिंग इंक्लूजन का काम कर रहे हैं फिनटेक्स। इसमें ये सारे लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलराइज करके, फॉर्मलाइज करके
तो वहां पे अगर ये नेचर ऑफ लोन्स को अगर एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का अगर कोई टैग मिल जाएगा तो प्राइसिंग में जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है या ब्याज रहता है उसमें बहुत काफी कम हो जाएगा। तो ये काफी फायदेमंद रहेगा। तो ये दोनों के ऊपर मेरा एक कुछ उम्मीदें है कि इस बार बजट में इसका कुछ राह निकल के आएगा बोल के। तो ये मेरा उम्मीद है। बिल्कुल, तो उम्मीदें ढेरों हैं, मांगे बहुत सारी की गई हैं कंज्यूमर की तरफ से भी, फिनटेक इंडस्ट्री की तरफ से भी। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इस बजट लोन का बोझ क्या होगा कम, इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लोन टैप के फाउंडर सत्यम कुमार है, क्रेडिट बी के सीईओ मधुसूदन एकम्बरम है। सत्यम, हमारे देश में लोन लेने वालों की तादाद तो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। जो नई पीढ़ी है वो लोन लेकर हर कोई काम अब करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा लोन अब बहुत आसानी से उपलब्ध है। पर इसके जो बेस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोन लेते कैसे हैं। हम बेनिफिट्स की तो बात कर ही रहे हैं कि आप बेनिफिट्स सरकार को बजट में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो संभावनाएं रेट कट की भी बनती जा रही है। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में सस्ते लोन का तोहफा भी अब मिले टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो लोन अभी लेने की प्रक्रिया शुरू हो गया ऑलरेडी है, वो लोन लेने से पहले अब ग्राहकों को ध्यान में रखना क्या चाहिए? एक बार और मैं स्वाति जी, उसके पहले 2 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक और मांग हम लोगों ने पिछले साल की थी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं उसमें मांग की थी, पीएसएल के अंदर में उसको करने के लिए आपके चैनल के द्वारा बात की थी। थैंकफुली वो पूरा तो यूं ही नहीं लिया गया, बट हाँ उसके लिए अलग से 10,000 करोड़ की बजट नीति आयोग को दिया गया था, जिसके अंदर काफी क्रेडिट मुहैया कराया गया है। और अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसकी सेल में ऑलमोस्ट जो है पिछले 2-2.5 सालों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। और ये प्राइमरीली बिकॉज क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की वजह से हुई है, और विच इज रिवर्स में वो प्रोवाइड किया गया है, उसमें काफी सपोर्ट नीति आयोग के द्वारा। तो वो एक कंटिन्यूड मांग रहेगी, क्योंकि अगर 4 चक्के वाली थोड़े अमीरों की गाड़ी देखें तो वहां पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, बट जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है या 3 व्हीलर्स है उसमें उस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो वो एक सुविधा की तरफ ध्यान रहेगा कि वो एक सुविधा जरूरी है और दी जानी चाहिए इस ग्रीन मोबिलिटी को उसी स्केल पे ले जाने के लिए जिस स्केल पे सरकार देख रही है। और इसी से जुड़ी जो मैं जवाब देना चाहूंगा जिस पे आपने सवाल किया कि लोन काफी आसान तरीके से उपलब्ध है, तो उसको कैसे और कहाँ लेना चाहिए। तो हमने इस पे कई कई बार बातचीत की है कि जो इंस्टीट्यूशंस आरबीआई रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो, बैंक हो, या अगर ऐप है तो ऐप है जो है वो डायरेक्टली एफिलिएटेड है या पब्लिश करती है कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएटेड है जहां से वो लोन प्रोवाइड कर रही हैं। इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, और उन सब चीज़ों से सबसे बड़ा जो ध्यान रखें वो कितना इन्फॉर्मेशन आपको देना है और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि ऑफलेट जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाकर के रिलीज करके जो इश्यू हो रहे हैं, जिसके लोगों के कई सारे लोगों की जाने जा चुकी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या वो ऐप में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आसान हो गई है। और चूंकि लोन मिल रहा है इसीलिए जैसा आपने बोला गाड़ियों की भी इसकी वजह से बिक्री बढ़ी है, तो लोगों की कंज्यूमर्स की एस्पिरेशंस है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। भारत एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, काफी लोग एस्पायर कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को और वो उसको एंगेज करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डेटा बहुत ही सेंसिटिव चीज है, ये डिजिटल फुटप्रिंट है, ये रह जाता है, इसको आप हमेशा से संभाल करके रखें, संभाल करके चलें इन पे। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात सत्यम आपने यहाँ पर उठाई है। और मधु, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये डिजिटल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गले की हड्डी बन गया है सबके लिए। आप क्योंकि आपके लिए जो एक हथियार है इन अ पॉजिटिव वे, आप उसी में आपको सबसे ज़्यादा मात मिल रही है। तो ये जो डिजिटल फ्रॉड है, इसका प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या पूरी तरह अभी इन प्लेस है या इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है?
देखिए, डिजिटल फ्रॉड्स एक काफी बड़ा इशू है इंडिया में। स्पेशली ये जो केवाईसी फ्रॉड होते हैं, जो एक आदमी दूसरे और का केवाईसी यूज करके वहां से लोन लेते हैं या यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये सारे इश्यूज काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ा एक सारे स्टेक होल्डर्स को कुल मिलके काम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो एनबीएफसी या फिनटेक कंपनीज या बैंक्स है, उनको एक मुद्दे पे आना पड़ेगा। रेगुलेटर यानी कि आरबीआई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारे लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ फ्रॉड कंट्रोल यूनिट, एफसीयू जो बोलते हैं। एक जेनरिक टर्म है एफसीयू बोल के, फ्रॉड कंट्रोल यूनिट बोल के। ऐसा एक चीज इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड वे में आना चाहिए, ताकि उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में या उस सेंट्रलाइज्ड एंटिटी में ये सारे फ्रॉड्स और फ्रॉडस्टर्स का डेटा एक जगह पे जमा हो, और वो डेटा सारे बैंक्स और एनबीएफसीज को अवेलेबल हो, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई एक डेटाबेस है जहाँ पे चेक करके ये बोले कि ये फ्रॉडुलेंट केवाईसी है या ये कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड पैन कार्ड्स या आधार कार्ड्स है। तो इनका एक फ्रॉड कंट्रोल यूनिट बनाने का काफी एक रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ने भी इसके बारे में कदर किया है। वेरी रिसेंटली आरबीआई ने भी इसके ऊपर काफी डायरेक्शंस जारी किया है। तो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करें, ऐसा एक एफसीयू यूनिट का काफी जरूरत है मेरे मेरे हिसाब से। तो उसका कुछ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कदर करेंगे, बजट में हो या और एक गाइडलाइंस में हो, बट इसके ऊपर कुछ ना कुछ नियंत्रण आना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे फिर आम कंज्यूमर हो, फिनटेक इंडस्ट्री हो, सबके लिए कुछ ना कुछ आने की उम्मीद तो हर कोई जता ही रहा है। मांगे भी रख दी गई है। सत्यम ने भी बताया किस तरीके से पूरे सिस्टम में थोड़ी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ छूट और बढ़ाई जा सकती हैं, कैसे किया जा सकता है। और मधुसूदन ने भी हमसे इस पर चर्चा की। बहुत धन्यवाद दोनों एक्सपर्ट्स का करते हैं हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।